Hello student, today we are going to discuss a very important topic, that is linear programming problem. It is also a part of syllabus of BSc and MSc. ये MSc और BSc दोनों का पार्ट है और साथ ही साथ MCOM जैसे MCOM में भी ये ऑपरेशन रिसर्च के नाम से और MSc में भी ऑपरेशन रिसर्च के नाम से टॉपिक इंक्लूडेड है। तो हम उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है ना, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम की जो डेट्स आ चुकी हैं उसको देखते हुए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन होता रहे और प्रैक्टिस भी हो जाए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तक आते आते अच्छे से टॉपिक जो है वो प्रिपेयर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है आपका एग्जाम में आया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। ए फैक्ट्री हैज़ 4 प्लांट्स। ए फैक्ट्री हैज़ 4 प्लांट्स ईच ऑफ विच कैन मैन्युफैक्चर एनी ऑफ द 4 प्रोडक्ट। ये एक फैक्ट्री है जिसमें कि 4 तरह के प्लांट्स हैं और उसमें 4 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, अलग अलग प्लांट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अलग अलग है। एंड सेल्स रेवेन्यू एंड गिवन बिलो, मीन्स सेल्स रेवेन्यू जो है उनसे जो जनरेट होता है वो हमें ये गिवन है। मीन्स अगर हमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट कितनी लग रही है उसे बनाने में, वो यहाँ पर हमें गिवन है प्लांट वाइज और प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, जैसे ए प्लांट है तो उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट जो है वो 49 रुपीज़ लग रही है। ए प्लांट को जो ए प्लांट में सेकंड प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट लग रही है वो 60। इसी तरीके से ए प्लांट में थर्ड जो प्रोडक्ट है उसको बनाने की जो कॉस्ट लग रही है वो 45। इस तरीके से टेबल हमें गिवन है। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पर हमें कोरस्पॉन्डिंग प्लांट्स में जो प्रोडक्ट बना उसको सेल करने से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसके लिए टेबल अलग सेपरेट दे रखी है। ए प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट को जो हमने प्रोड्यूस किया था उसको सेल करने पर 50 रुपीज़ का जो रेवेन्यू जनरेट होता है। ऐसे ही ए प्लांट में जो सेकंड प्रोडक्ट बना था उसको सेल करने पर 68 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस तरीके से रेवेन्यू यानी कि इनका सेलिंग प्राइस गिवन है और ये कॉस्ट प्राइस गिवन है। क्वेश्चन में क्या कहता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट विच प्रोडक्ट ईच प्लांट शुड प्रोड्यूस, मतलब किस प्रोडक्ट प्लांट से कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए जिससे कि टोटल जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। और यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉफिट की बात कर रहा है ना, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट स्टूडेंट हम जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है उनको माइनस करते हुए एक पहले प्रॉफिट मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे यहाँ से, और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम एलोकेशन, किस प्लांट से कौन से प्रोडक्ट को बनाया जाए जिससे कि किस प्लांट में कौन कौन से प्रोडक्ट को बनाया जाए जिससे कि हमें टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो उसके लिए हम पहले प्रॉफिट मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हमें कोरस्पॉन्डिंग प्लेस पर जो एलिमेंट हैं, जैसे कि प्रॉफिट फाइंड करना तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। जैसे यहाँ पर सेलिंग प्राइस यानी कि रेवेन्यू प्राइस है 50 रुपीज़ का और यहाँ पर इस प्लेस पर है कोरस्पॉन्डिंग कॉस्ट वाले में 49, तो 50 माइनस 49 यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 68 है यहाँ पर सेलिंग प्राइस और यहाँ 60 है तो इससे माइनस करेंगे 8 आएगा। 49 माइनस 45 करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर 62 माइनस 61 करेंगे तो यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट आएगा कॉस्ट मैट्रिक्स में वो 1 आ जाएगा। तो इसके लिए हम एक सेपरेट टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम माइनस कर रहे हैं आप तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर जब 50 में से माइनस किया 49, 50 यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ था और यहाँ पर कॉस्ट कितनी थी यहाँ पर टेबल में कोरस्पॉन्डिंग प्लेस पर 49, तो 50 माइनस 49 रेवेन्यू माइनस कॉस्ट अगर हम करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। तो 50 माइनस 49 माइनस किया यहाँ पर 1 आ गया। सिमिलरली 68 रेवेन्यू था यहाँ पर और इसमें से हमने 60 को माइनस किया तो ये रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस करने पर प्रॉफिट 8 रुपीज़ का आ गया। 49 माइनस 45 किया 49 और कोरस्पॉन्डिंग प्लेस पर यहाँ कॉस्ट मैट्रिक्स में 45 है तो 49 माइनस 45 करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। स्टूडेंट इसी तरीके से 62 में से 61 को माइनस करेंगे 61 को तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। दिस इज प्रॉफिट मैट्रिक्स, ये हमने प्रॉफिट मैट्रिक्स बना ली है। अभी स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस प्लांट से कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराया जाए जिससे कि टोटल प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। जैसे ए प्लांट में
फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया जाए या सेकंड या थर्ड, कौन सा बनाया जाए जिससे कि टोटल जो ये प्रॉफिट आ रहा है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एलोकेशन है, एक तरीके से प्लांट का प्रोडक्ट के साथ एलोकेशन होना है, किस प्लांट में कौन सा प्रोडक्ट एलोकेट होना है बनने के लिए, मैन्युफैक्चर होने के लिए। तो एक तरीके से ये प्रॉब्लम असाइनमेंट प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है कि किस प्लांट पर कौन से प्रोडक्ट को असाइन किया जाना है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि हंगेरियन मेथड यहाँ पर अप्लाई होता है। हंगेरियन मेथड में स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो हमारी मैक्सिमाइज की नहीं मिनिमाइजेशन की होनी चाहिए, और ये मैक्सिमाइजेशन की है। तो सबसे पहले हमें मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम को मिनिमाइज में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए स्टूडेंट प्रोसेस क्या है कि सारी एंट्री को पूरी टेबल में जो आपको मैक्सिमम एंट्री दिख रही है उसमें से माइनस कर देना है। तो मैक्सिमम एंट्री यहाँ पर स्टूडेंट हमें दिख रही है पूरी टेबल के अंदर, अगर ध्यान से देखें तो 8, तो सभी को 8 में से माइनस करके लिख देना है और नई टेबल कंस्ट्रक्ट कर देनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 8 - 1 यहाँ पर आपका आ जाएगा 7, 8 - 8 यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 - 4 यहाँ पर 4 आ जाएगा, 8 - 1 यहाँ पर 7 आ जाएगा, 8 - 5 यहाँ पर 3 आ जाएगा स्टूडेंट, 8 - 7 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 - 7 यहाँ पर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 8 - 6 करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा, 8 - 5 यहाँ पर करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से 8 - 3 करेंगे तो 8 - 3 करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 मिल जाएगा, 8 - 5 करेंगे तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा, 8 - 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 - 2 करेंगे तो स्टूडेंट 6 आ जाएगा, 8 - 3 करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 मिल जाएगा, 8 - 1 करेंगे 7 आ जाएगा, 8 - 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 8 - 3 माइनस करेंगे यहाँ पर तो 5 आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमारी टेबल एक और कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पर आपके प्लांट से प्रोडक्ट था 1 2 3 4 और प्लांट थे ए बी सी एंड डी। आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस प्लांट से किस प्लांट में किस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से बनेगा। तो उसके लिए आपको असाइनमेंट पता करना है। तो असाइनमेंट के लिए स्टूडेंट हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम अगर मिनिमाइजेशन किया तो हमें हंगेरियन मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं। हंगेरियन मेथड क्या कहता है हमने डिस्कस किया था, आप स्पेशली एक वीडियो मैंने डाली हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसका लिंक देख सकते हैं, वहाँ से आप मेथड को अच्छे से जान सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर क्वेश्चन मेथड को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, डिटेल में जाना है तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो यहाँ पर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं हंगेरियन मेथड से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हर एक रो का मिनिमम एलिमेंट को उस रो के कोरस्पोंडिंग सभी एलिमेंटों में से माइनस करना है। जैसे फर्स्ट रो में मिनिमम एंट्री आपको क्या दिख रही है यहाँ पर 0, तो 0। सेकंड रो में मिनिमम एंट्री क्या दिख रही है आपको 1। थर्ड रो में मिनिमम एंट्री यहाँ पर क्या दिख रही है आपको 3। तो नेक्स्ट रो में मिनिमम एंट्री कितनी दी है 2, ठीक है। तो अब इन्हें कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स से माइनस कर देंगे रो वाइज। जैसे 0 मिनिमम है फर्स्ट रो का, तो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंटों में से 0 को माइनस कर देंगे, तो 7 - 0 आपका 7 ही आ जाएगा। 0 - 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 4 - 0 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, 7 - 0 करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। नेक्स्ट फिर सेकंड रो में मिनिमम एंट्री हमें दिखाई दी थी 1, तो 1 को अब सभी एलिमेंटों में से माइनस कर देंगे। 3 - 1 आपका 2 आ जाएगा, 1 - 1 करेंगे तो 0, 2 - 1 करेंगे तो 1, 3 - 1 करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर 2। इसी तरीके से अब आप नेक्स्ट रो में जा सकते हैं। नेक्स्ट रो में देखें तो इस वाली रो में मिनिमम एंट्री हमारी 3 आई थी, तो इसे माइनस करेंगे 3 को। 5 - 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, 3 - 3 आपका 0 आ जाएगा, 4 - 3 यहाँ पर 2 आ जाएगा, 6 - 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। लास्ट रो में यहाँ पर मिनिमम एंट्री आपको दिख रही है 2, तो सभी में से 2 माइनस कर देंगे। 5 - 2 यहाँ पर आपको 3 दिख जाएगा, 7 - 2 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 - 2 करेंगे तो 0 और 5 - 2 करेंगे तो 3। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको ये प्रॉफिट टेबल मिल जाएगी। मीन्स ये हंगेरियन मेथड का फर्स्ट स्टेप अप्लाई हो जाएगा कि हर एक रो के मिनिमम एलिमेंट को उस रो के कोरस्पोंडिंग सभी एलिमेंटों से माइनस करना होता है। पहला स्टेप हमने हंगेरियन मेथड में डिस्कस किया था। तो हर एक रो का मिनिमम एलिमेंट देखा हमने और उसको सभी एलिमेंटों में से रो वाइज माइनस कर दिया। अब सेम काम हमें कॉलम वाइज करना है। तो पहली कॉलम में अब कॉलम वाइज देखेंगे तो पहली कॉलम में मिनिमम एंट्री आपको दिख रही है 2, सेकंड कॉलम में मिनिमम एंट्री 0, थर्ड कॉलम में मिनिमम एंट्री 0, फोर्थ कॉलम में मिनिमम एंट्री आप देखें तो 2 है। अब आपको यही काम कॉलम वाइज करना है, ठीक है। हर एक कॉलम वाइज ये जो मिनिमम आया उसको उस कॉलम के सभी एलिमेंटों में से माइनस करना है। तो 7 इस कॉलम में फर्स्ट कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 2 आया था, तो 2 को सब में से माइनस करना है। 7 - 2 आपका आ जाएगा यहाँ पर 5, 2 - 2 करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। 2 - 2 यहाँ पर करेंगे आपका आ जाएगा 0, 3 - 2 करेंगे यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट रो में अगर हम ध्यान से देखें तो नेक्स्ट रो में मिनिमम एंट्री आपको ये 0 दिख रही है और इसको सभी में से माइनस करना है। तो 0 - 0 करेंगे 0, 0 - 0 करेंगे 0, 0 - 0 करेंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पर 3 - 0 करेंगे तो स्टूडेंट 3 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में अगर हम देखें तो इस कॉलम में मिनिमम एंट्री 0 है, 0 किसी में से भी माइनस करेंगे तो ये रो एज इट इज आ जाएगी। इट मीन्स 4 1
2 0, ये रो आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद इस लास्ट रो में से मिनिमम एंट्री हमें 2 दिख रही है, सब में से माइनस करेंगे तो 7 माइनस 2 आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 2 माइनस 2 यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 माइनस 2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 3 माइनस 2 यहाँ पर करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है हंगेरियन मेथड का। ठीक है स्टूडेंट, ABCD। अभी हमें यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पर एलोकेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें एलोकेशन करनी है। एलोकेशन किस तरीके से की जाती है स्टूडेंट हंगेरियन मेथड में? पहला स्टेप आपको क्या करना है, रो वाइज मिनिमम देखना है, हर एक रो के एलिमेंट से माइनस करना है। दूसरा स्टेप कॉलम वाइज देखना है, कॉलम के सभी एलिमेंटों से माइनस कर देना है। उसके बाद ये स्टेप आप थर्ड स्टेप पर आ गए हैं। अब हमें असाइनमेंट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर असाइनमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पर असाइनमेंट करने का प्रोसेस है स्टूडेंट कि आपको रो वाइज देखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हुए फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो में रो वाइज देखना है, टॉप टू बॉटम। पहली रो में देखना है, जब आपको सिंगल जीरो मिल जाए तो वहाँ पर एक असाइनमेंट करना है, बॉक्स बना देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो देखा, इसमें एक सिंगल जीरो मिल रही है, रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया इसके अलोंग, यानी कि ए प्लांट में हमें 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो असाइन कर दिया है, ये बनना है इसका मतलब। उसके बाद आपने फर्स्ट रो में देखा, एक सिंगल जीरो मिलते ही रेक्टेंगल बना दिया, और रेक्टेंगल बनाते ही फर्स्ट रो देखिए तो फर्स्ट कॉलम को आपको क्रॉस कर देना है। जैसे ही फर्स्ट रो में आपने असाइन किया तो फर्स्ट कॉलम को कोरस्पॉन्डिंग वाली को क्रॉस कर देना है। उसके बाद फिर आपको नीचे चलना है, फिर से एक सिंगल जीरो ढूंढनी है रो में। तो क्या सेकंड रो में एक सिंगल जीरो है, ये तो कट चुकी है, अब 2 जीरो दिख रही है, पर हमें चाहिए एक, नहीं है इसमें। नेक्स्ट फिर थर्ड रो में जाना है, क्या इसमें सिंगल जीरो मिल रही है? हाँ मिल रही है स्टूडेंट, क्योंकि दिख तो आपको 2 रही है पर इसमें से ये तो क्रॉस हो चुकी है ना, तो एक ही काउंट होगी। तो एक सिंगल जीरो मिल गई है, आपको फिर से एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। इट मीन सी प्लांट में आपको फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो असाइन कर दिया है। तो अब आपने जैसे ही रो देखी है तो कॉलम को क्रॉस करना है। तो फर्स्ट रो देखी और इसके कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम को आपको क्रॉस कर देना है। फिर नेक्स्ट रो में जाना है, नेक्स्ट रो में सिंगल जीरो दिख रही है, अगर दिख रही है तो आपको असाइन करना है। हाँ दिख रही है, यहाँ पर इस रो में सिंगल जीरो दिख रही है तो एक रेक्टेंगल बनाना है, ये असाइन हो गया। और आपने रो देखकर असाइन किया था तो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को क्रॉस कर देंगे। अभी स्टूडेंट फिर से आपको रो वाइज स्टार्टिंग से एक बार फिर से चेक करना है, हो सकता है ये क्रॉस होने की वजह से किसी रो में एक सिंगल जीरो फिर से बन गई हो। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट रो में देखा कोई सिंगल जीरो बच रही है, नहीं। सेकंड रो में सिंगल जीरो बच रही है, हाँ स्टूडेंट, क्योंकि ये वाली तो आपकी वर्टिकल लाइन से कट चुकी है, ये भी कट चुकी है। इस रो में सिर्फ एक ये सिंगल जीरो बच चुकी है, इसको आपको रेक्टेंगल बॉक्स से एनक्लोज कर देना है और रो देखिए तो कॉलम को क्रॉस कर देना है। अभी आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज देख सकते हैं कितनी है, ABCD 4 हैं, और 4 ही आपकी यहाँ पर असाइनमेंट रेक्टेंगल बनने चाहिए। अगर बन रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर 4 ही बन रहे हैं, एक ये, 2 3 4, इन रेक्टेंगल को असाइनमेंट बोलते हैं। तो टोटल 4 असाइनमेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं। 4 ही ऑर्डर की तो आपकी मैट्रिक्स थी, 4x4 ऑर्डर की, तो इसलिए 4 ही असाइनमेंट आने चाहिए थे, आपके आगे है। इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स आपको ए जो प्लांट है उससे कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराना होगा, सेकंड नंबर का। बी प्लांट में आपको कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराना होगा, 4th नंबर का, क्योंकि बी वाली रो में आपका 4th कॉलम में आ रहा है। तो बी वाले प्लांट से आपको 4th नंबर का प्रोडक्ट बनाना होगा। सी वाले आप अगर रो में देखेंगे तो ये किस में असाइनमेंट आ रहा है, फर्स्ट वाले में। तो सी से आपको कौन सा बनवाना पड़ेगा, फर्स्ट वाला। और डी से आपको कौन सा बनाना पड़ेगा, ये थर्ड कॉलम में आ रहा है तो डी से 3rd नंबर का। तो मेरे हिसाब से आंसर आपका ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 ये आना चाहिए। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 स्टूडेंट। तो आपका इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक हम शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, एक तरीका हम ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हुए आप सेपरेट प्रॉफिट मैट्रिक्स बना लीजिए और उसके बाद इनके अकॉर्डिंग एलोकेशन पे जो वैल्यू आ रही है उनको टोटल करके टोटल प्रॉफिट निकाल लीजिए, जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में नन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए हम वो डायरेक्ट टिक्स लगाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आंसर इनमें से कोई नहीं होता तो फिर वो आपको मैच नहीं करेगा, तो इसलिए प्रोसेस से करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रिंसिपल हैज़ 4 tasks to be performed and 3 teachers who differ in efficiency. The estimation of the time each teacher would take to perform are given below in the matrix. How should the principal allocate the task one to each teacher so as to minimize the total man hours? मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपके पास एक प्रिंसिपल है और उसके पास यहाँ पर टोटल जो है 4 टास्क हैं और 3 टीचर्स हैं। तो यहाँ पर 4 टास्क और 3 टीचर्स हैं, तो ये पूछना चाह रहा है कि किस तरीके से इन 4 टास्क को हर एक टीचर पर डिस्ट्रीब्यूट करे जिससे कि जो उनका टोटल
काम करने की एफिशिएंसी यहाँ पर दी है, जैसे कि फर्स्ट टास्क फर्स्ट टीचर को दिया जाए तो वो 9 घंटे देता है उसे करने में। फर्स्ट टास्क सेकंड टीचर को परफॉर्म कराने के लिए दिया जाए तो 26 घंटे में 26 आवर्स में वो कंप्लीट करता है। फर्स्ट टास्क थर्ड वाले टीचर को दिया जाए तो 15। तो इस तरीके से इनकी एफिशिएंसीज दी है टास्क वाइज टीचर की। तो वो कह रहा है कि किस तरीके से ये टास्क को टीचर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि जिससे टोटल जो मैन आवर्स जो टाइम लग रहा है वो कम से कम लगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक तरीके से असाइनमेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि टास्क को हमें टीचर पर असाइन करना है, एक एक टास्क को टीचर पर असाइन करना है। तो आप देख सकते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पढ़ा हंगेरियन मेथड लगता है, बट असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम तभी सॉल्व होती है जब वो उसकी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 रो है और 1 2 3 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स जो है वो 4/3 ऑर्डर की है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हमें स्टूडेंट फिर क्या करना होगा कि पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस मैट्रिक्स को स्क्वायर बनाना होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक डमी कॉलम ऐड करनी होगी। डमी मतलब नकली, 0 0 0 एंड 0 इस तरीके से। तो अब अगर ये एक और कॉलम हम ले लें और ये फोर्थ वाले हमारा टीचर हो गया, तो उस केस में ये टोटल मैट्रिक्स जो है वो आपकी 4/4 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। अभी आपको यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करने के लिए फिर असाइनमेंट मेथड में जो हमने अभी डिस्कस किया था, ऊपर वाला क्वेश्चन सेम टॉपिक का था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जॉब को असाइन करना होगा, यानी कि टास्क को असाइन करना होगा। उसके लिए असाइनमेंट फाइंड आउट करने होंगे। तो अभी हम देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने ये मैट्रिक्स को स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ये ऑलरेडी 3 कॉलम हमें दिए हुए थे, एक डमी कॉलम हमने फोर्थ वाला हमने 4 टीचर ऐड कर दिया इसमें 0 0 0 0, ठीक है, जिससे कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर हो जाए, क्योंकि 4 रो हो जाएंगी अब और 4 ही कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने सबसे पहली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। तो अब आपकी ये मैट्रिक्स स्क्वायर हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले आपने रो वाइज मिनिमम देखना है। तो और इस रो में जैसे पहली रो में मिनिमम एंट्री कितनी है 0, सेकंड रो में मिनिमम एंट्री 0, थर्ड रो में मिनिमम एंट्री 0, फोर्थ रो में मिनिमम इन सब में से कितना दिख रहा है 0। तो इन सब में मिनिमम 0 है, तो रो वाइज जो मिनिमम आया उनको रो की वाइज सभी एंट्री में से माइनस करना है। जैसे पहली रो का मिनिमम 0 दिख रहा है, तो 9 - 0 आप करेंगे तो एक्जैक्टली वो तो 9 ही आ जाएगा। 26 - 0 करेंगे वो भी 26 ही आ जाएगा। 15 - 0 करेंगे वो भी 0, 0 - 0 0। तो इसके तरीके से आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप अगर हम अप्लाई करेंगे रो वाइज मिनिमम फाइंड करके उसको कोरोस्पोंडिंग रो के सभी एंट्री से माइनस करेंगे तो एज इट इज़ वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। नेक्स्ट फिर हमने सेकेंड स्टेप डिस्कस किया था, आपको यहाँ पर कॉलम वाइज मिनिमम जो है उनको माइनस करना होगा कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से। जैसे कि आपका फर्स्ट कॉलम में मिनिमम एंट्री आपको क्या दिख रही है इसमें से 9, इसको 9 को सभी एंट्री में से माइनस कर देना है। तो 9 - 9 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0, 13 - 9 करेंगे तो वो आ जाएगा 4, 35 - 9 करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 26। इसी तरीके से 18 - 9 करेंगे तो वो 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम में अगर हम देखें तो मिनिमम एंट्री आपको क्या दिख रही है सेकंड कॉलम में स्टूडेंट, दैट इज 20 को सभी में से माइनस कर देंगे तो 26 - 20 दैट इज 6, 27 - 20 दैट इज 7, 20 - 20 दैट इज 0 एंड 30 - 20 दैट इज 10। सिमिलरली थर्ड कॉलम में मिनिमम एंट्री आपको 6 दिख रही है, तो सभी में से 6 माइनस करके ये थर्ड कॉलम आ जाएगी। और लास्ट कॉलम में आपको मिनिमम एंट्री 0 दिख रही है, क्योंकि फोर्थ रो में तो सभी 0 ही हैं, तो 0 में से 0 कुछ भी माइनस करेंगे तो एज इट इज 0 ही आ जाएगा। तो सेकंड स्टेप अप्लाई करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। अभी हमें जॉब को असाइन करना होगा, क्योंकि ये दोनों ऐसा स्टेप अप्लाई करने के बाद आपको हर एक रो में और कॉलम में मिनिमम 1 0 दिखने लगेगी। अब हमें जॉब्स को असाइन करना है, उसके लिए हम हंगेरियन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। हंगेरियन मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले आपको रो वाइज टॉप टू बॉटम सर्च करना है कि एक सिंगल 0 मिल जाए रो वाइज। तो पहली रो में क्या सिंगल 0 मिल रही है, 1 2 मिल रही है, 1 नहीं है। सेकंड रो में सिंगल 0 मिल रही है, नहीं मिल रही, यहाँ पर भी 2 है। थर्ड रो में सिंगल 0 मिल रही है, नहीं मिल रही, यहाँ पर भी 2 है। फोर्थ रो में आपको सिंगल 0 मिल रही है। जैसे ही सिंगल 0 मिले आपको उसके अराउंड एक रेक्टेंगल बॉक्स क्रिएट कर लेना है, यानी कि एक असाइनमेंट बना लेना है। और आपने रो वाइज सर्च किया है तो कॉलम को आपको क्रॉस कर देना है वर्टिकली, तो कॉलम को आपने वर्टिकली लाइन से क्रॉस कर देना है, कर दिया। उसके बाद ये सर्च फिर से आपको जारी रखनी है, अगेन स्टार्टिंग फर्स्ट रो वाइज से। अब फर्स्ट रो वाइज से फिर सिंगल 0 देखनी है। तो पहली रो में अब अगर हम देखें तो कितनी 0 दिख रही है स्टूडेंट, सिंगल 0 मिल रही है क्या, एक 0 ढूंढनी है हमें। सिंगल 0 मिल रही है क्या, मिल रही है, क्योंकि ये तो कट चुकी है यहाँ पर इस रो में, ये वाली 0 अब नहीं है। अब ये सिंगल 0 मिल रही है, तो रो देखिए आपने बॉक्स बनाया, रो देखी है
तो कोरस्पोंडिंग कॉलम को आपको वर्टिकली क्रॉस कर देना है। कर दिया, उसके बाद फिर अपनी सर्च जारी रखनी है। सिंगल जीरो आपको फर्स्ट रो में नहीं मिल रही, फिर सेकंड रो में जाना है। सेकंड रो में सिंगल जीरो मिल रही है स्टूडेंट, मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 जीरो दिख रही होंगी, पर ये वाली तो क्रॉस हो चुकी है वर्टिकल लाइन से, तो सिंगल जीरो आपको मिल चुकी है। सिंगल जीरो मिल रही है सेकंड रो में, तो जिस रो में सेकंड रो में जीरो जहाँ पर मिल रही है उस कोरस्पोंडिंग कॉलम को आप वर्टिकली लाइन से क्रॉस कर देंगे। फिर आपको नेक्स्ट रो में जाना है। नेक्स्ट रो में सिंगल जीरो मिल रही है, हाँ मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है स्टूडेंट? यहाँ पर मिल रही है। जैसे ही मिली वहाँ पर रेक्टेंगल कर देंगे और रो वाइज सर्च किया तो आपको कोरस्पोंडिंग कॉलम को क्रॉस कर देना है। उसके बाद आपको स्टूडेंट यहाँ पर देखना है कि क्या यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स थी, यानी कि 4x4 ऑर्डर की थी, 4 रो 4 कॉलम थे, तो इसलिए ये जो असाइनमेंट यानी कि रेक्टेंगल है वो 4 बन जाने चाहिए। अगर 4 क्रिएट हो चुके हैं तो यही आपका असाइनमेंट हो जाएगा। तो अगर हम काउंट करें तो एक रेक्टेंगल ये होगा, यानी कि एक असाइनमेंट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 ही रो हैं, 4 ही असाइनमेंट बन चुके हैं। इसका मतलब ये आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। बस इसके अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट लिखने हैं। फर्स्ट जो टास्क है वो कौन से नंबर के टीचर को असाइन हुआ है आपको देख लेना है। फर्स्ट टास्क कौन से नंबर के टीचर को? 1 नंबर के टीचर को। सेकंड वाला टास्क को आप देख सकते हैं रो वाइज कहाँ पर जा रहा है? 3rd नंबर के टीचर के पास। तो सेकंड वाला आपका टास्क परफॉर्म करेगा 3rd नंबर का टीचर। थर्ड वाले टास्क जो है वो आपका कौन परफॉर्म करेगा? थर्ड वाला टास्क परफॉर्म करेगा, थर्ड वाला टास्क आपका सेकंड नंबर का टीचर परफॉर्म करेगा, सेकंड नंबर का टीचर परफॉर्म करेगा। और फोर्थ वाला जो आपका टास्क है, फोर्थ वाला टास्क वो 4th नंबर का टीचर परफॉर्म करेगा। पर फोर्थ तो आपने डमी ऐड किया था, यानी कि 4th नंबर का टास्क कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एक्चुअल में असाइनमेंट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फोर्थ वाला फोर्थ पर जाना चाहिए, बट फोर्थ तो डमी था, नकली था, क्वेश्चन में नहीं था यहाँ पर कोई टास्क। तो आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट का 1, सेकंड का 3rd और थर्ड का फर्स्ट जो टास्क 1 नंबर के टीचर से परफॉर्म होनी चाहिए, सेकंड वाली 3rd नंबर के। तो आपका एमसीक्यू में यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा। फर्स्ट नंबर का फर्स्ट पर जाना चाहिए, हमने बताया था। सेकंड वाला 3rd पर जाना चाहिए, सेकंड वाला 3rd पर जाना चाहिए, जा रहा है। और थर्ड वाला आपका 2 पर जाना चाहिए, मैंने बताया था, तो ये थर्ड वाला 2 पर जा रहा है। तो इट मीन्स आपका आंसर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट? ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर यही मैच कर रहा है। आप देख सकते हैं हमारा आंसर कौन सा एलोकेशन असाइनमेंट कौन से आ रहे थे, यही तो आ रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही तो आ रहे थे। फर्स्ट का 1 पर आना है, सेकंड पर का 3rd पर जाना है। तो फर्स्ट का 1 पर आ रहा है, फर्स्ट का 1 पर आ रहा है, सेकंड का 3rd पर आना है, और थर्ड वाला 2 पर जा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। चलिए अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम विद डाटा C13 इक्वल टू 20, C12 इज इक्वल टू 20, C13 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से ये हमें दिया हुआ है, और ये इसने असाइनमेंट प्रॉब्लम हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, जहाँ पर Cij बराबर Cji, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है एंड देयर इज नो रूट बिटवीन द सिटी ith एंड jth इफ द वैल्यू ऑफ Cij इज नॉट गिवन। अगर नहीं गिवन है तो वो वहाँ पर कोई रूट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर किसी के लिए नहीं गिवन है तो वहाँ पर कोई रूट नहीं होगा। द असाइनमेंट टेबल ऑफ द दिस प्रॉब्लम वुड बी। तो असाइनमेंट टेबल ये इसने यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताई हुई है इस तरीके से। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें मैट्रिक्स बता रखा है और पूछ रहा है वेयर ए कितना होना चाहिए। ए 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इन्फिनिटिव होना चाहिए, दिस। तो ये टेबल दी हुई है। एक्चुअल में टेबल क्या बता रही है कि अगर एक सेल्समैन है वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट 5 सिटीज़ हैं वहाँ पर सप्लाई करने जा रहा है, तो किस तरीके से सप्लाई करते समय उसे किस रूट से गुजरना होगा, उसके लिए उसे कितना टाइम लगेगा, वो यहाँ पर दिया हुआ है डेटा। यानी कि फर्स्ट सिटी से फर्स्ट सिटी तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो हमें गिवन है। फर्स्ट सिटी से चलते हुए सेकंड सिटी तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो हमें 20 गिवन है, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट सिटी से अगर चले स्टार्ट करें और थर्ड सिटी तक जाए तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो गिवन है। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड सिटी से स्टार्ट करें और फर्स्ट सिटी पर जाए तो कितना टाइम लगेगा वो 20 गिवन है, ठीक है। सेकंड सिटी से सेकंड पर जाए तो कितना टाइम लगेगा वो गिवन है। तो इस टेबल के अंदर वो पूछ रहा है कि ए कितना होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि अगर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है तो आपको कभी भी सेम सिटी से सेम सिटी जाने का पॉसिबल मिनिमम टाइम नहीं गिवन होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस सिटी में गिवन है, ऑलरेडी उस सिटी में एग्जिस्ट है। तो मैथमेटिकली वो सेम सिटी से सेम सिटी में जा ही नहीं सकता। जैसे मैं अगर दिल्ली में हूँ तो दिल्ली से दिल्ली जाने का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली से दिल्ली जाने का टाइम तो क्या लगेगा, वो ऑलरेडी दिल्ली में ही है। तो इसलिए मैथ की लैंग्वेज में क्योंकि दिल्ली से दिल्ली जाने का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं सेम सिटी से सेम सिटी में, तो इसलिए वहाँ का जाने का जो टाइमिंग है दैट विल बी इन्फिनिटिव मैथमेटिकल हम लेंगे, क्योंकि हम ये अजम करके चल रहे हैं कि दिल्ली से दिल्ली इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि कॉस्ट बहुत लार्ज है, जाने का खर्चा ये कॉस्ट है,
तो खर्चा बहुत ज़्यादा है इसलिए नहीं जा पा रहा। तो यानी कि यहाँ पर जो ए है डायगोनल पर एंट्री दैट विल बी इन्फिनेटिव। तो जितनी भी डायगोनल पर एंट्रीज हैं वो सभी इन्फिनेटिव हो जाएंगी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आपको ध्यान में रखना है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में डायगोनल एलिमेंट हमेशा इन्फिनेटिव होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट ए क्या होगा स्टूडेंट, इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि इन गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है वो हमें बताना है। तो गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इट इज ए मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमल प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है। गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमेशा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, उसमें ऑब्जेक्टिव हमारे बहुत सारे रहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी कंपनी के मैनेजर हैं और हमारे पास एक फर्म चल रही है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी हमें इंक्रीज़ करना है, एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि वर्कर्स को जो है वो कम से कम रेस्ट का टाइम मिले, जितना टाइम हमें उन्हें वर्किंग दिया उतने टाइम के अंदर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले लिया जाए। तीसरा हमें ये करना है कि हमें ओवर टाइम हमें कम से कम प्रोड्यूस कराना है कि क्योंकि ओवर टाइम का जो कॉस्ट है हम एम्प्लॉय को ज़्यादा दे रहे हैं उनकी जो इनकम है उसके रेस्पेक्ट में, तो इसलिए हमें ओवर टाइम के लिए भी कम टाइम देना है, उनसे लिमिटेड टाइम के अंदर ही काम कराना है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अगर किसी प्रॉब्लम में है तो दैट प्रॉब्लम विल बी डील अकॉर्डिंग टू गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को हम गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंडर में डील करते हैं। इट मीन्स गोल प्रोग्रामिंग क्या है, एक मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हमारे हो सकते हैं। तो ये बात सही है, रॉन्ग तो है नहीं। उसके बाद दूसरा, गोल्स में इवन बी कॉन्फ्लिक्ट। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो क्वेश्चन में गोल्स हैं, गोल प्रोग्रामिंग के अंदर जो गोल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, ये बात सही है। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि एक फर्म के अगर हम मालिक हैं तो हम चाह रहे हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, हम ये भी चाह रहे हैं कि वर्कर्स से ज़्यादा काम लिया जाए और ये भी चाह रहे हैं कि उन्हें ओवर टाइम भी कम दिया जाए। तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कि अगर हमें काम ज़्यादा लेना है और ओवर टाइम भी नहीं कराना है, तो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना। तो इस तरह के भी गोल हो सकते हैं गोल प्रोग्रामिंग के कि वो कॉन्फ्लिक्ट करें। तो ये भी बात सही है, गलत नहीं है। तीसरी बात, हायर प्रायोरिटी गोल्स आर गिवन लेस लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये गलत है। जिसमें ज़्यादा प्रायोरिटी है, मतलब जिस काम को करने की, जिस गोल को ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करने की प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कम नहीं देनी है। तो हायर से आप समझ सकते हैं कि प्रायोरिटी अगर हायर है तो उसे हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी ना, पर यहाँ पर कह रहा है वो उसे क्या देनी है, लीस्ट इंपॉर्टेंस। तो स्टूडेंट यही बात गलत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में यहीं पर रॉन्ग हो जाता है। तो हमसे वही पूछ रहा था कौन सी बात ट्रू नहीं है, तो यही बात ट्रू नहीं है, बाकी सारी बातें यहाँ पर ट्रू हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।